नमस्कार। आप सबको नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विशेषकर आज 9वीं कक्षा के लिए क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। 9वीं कक्षा में आप सबको इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हमने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिए हैं। आज से प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सारे पाठ और पद्य हैं। विशेषकर आज हम पहली कविता की रचना यानी पहली कविता प्रारंभ करेंगे। जो पहली कविता है, कविता का नाम जय जय भारत माता। प्रस्तुत ये कविता जय जय भारत माता कविता है। कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, यानी कवि मैथिली शरण गुप्त जी। वे एक प्रसिद्ध राष्ट्र कवि हैं। जैसे कन्नड़ में कुवेंपु जो राष्ट्र कवि कहलाते हैं, उसी प्रकार इस पद्य के कवि जय जय भारत माता कविता के पद्य के कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए इनका परिचय देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी सन 1886 से 1964 तक थे। 1886 से 1964 तक थे। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं। एक राष्ट्र कवि होने के कारण राष्ट्र प्रेम इनमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है, यानी राष्ट्र के प्रति बहुत ही प्रेम था इनको। कि इसी के आधार पर बहुत सारे जो क्या है रचनाएं रची हैं। सन 1886 से 1964 तक इनका था। इनका जन्म देखते हैं तो चिरगांव, झांसी जिला यानी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये कवि थे। झांसी जिला यानी चिरगांव में इनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश के। और ये इनके साहित्यिक गुरु थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी बहुत बड़े साहित्यिक गुरु माने जाते हैं, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो क्या है मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक गुरु थे। साहित्यिक गुरु यानी साहित्य रचना में उनकी सहायता किया करते थे। जो कुछ भी जानकारी प्राप्त कर लेनी हो तो वे आचार्य महावीर प्रसाद जी से जानकारी प्राप्त कर लेते। जैसे आपको किसी भी तरह का प्रश्न पूछना है तो जैसे हम जैसे गुरु को आप पूछकर जो समस्याएं हल कर लेते हैं, उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी जो क्या है जो भी उनके कुछ समस्याएं हो तो यानी अपने गुरु इनके द्वारा ही वे प्राप्त, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्राप्त कर लिया करते थे। तो अपने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है। शायद इन्होंने जो रचनाएं की है खासकर प्रबंध काव्य, प्रबंध के आधार पर बहुत बड़े बड़े जो काव्य रहते हैं, जैसे 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ हो या बहुत ही बड़े बड़े जो काव्य होते हैं प्रबंध काव्य। और खंड काव्य यानी जो भाग यानी जो पैराग्राफ है जो हम काव्य की रचना करते हैं, उसी प्रकार खंड काव्य प्रबंध काव्य और प्रबंध खंड काव्य के रचनाएं होती है। इनका प्रसिद्ध एक महाकाव्य है साकेत जो क्या है इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसी साकेत महाकाव्य के आधार पर इनको जो क्या है गंगा प्रसाद पारितोषक यानी पुरस्कार मिला। गंगा प्रसाद पारितोषक जो क्या है इनको गंगा प्रसाद पारितोषक यानी जो क्या है इसी के आधार पर इनको पुरस्कार मिला। तो आगे देखते हैं वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी, यानी सभी की इच्छा के अनुसार वे जो क्या है एक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। और इनके प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, जयद्रथ, रंग में हम, भारत भारती और भी अनग, नहुष आदि महत्वपूर्ण इनके कृतियां हैं। प्रस्तुत इस कवि के जो क्या है रचनाएं बहुत ही सुलभ और सरल, बहुत आसानी से समझ सकते हैं और शैली रोचक है। जैसे ही उनको पढ़ने पर लोग आकर्षित हो जाते हैं, मनमोहक हो जाते हैं। ऐसी प्रमुख रचनाओं की रचनाएं इन्होंने
की है, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि का जो क्या है सम्मान मिलता है, इसको मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि। तो ये था कवि परिचय। आगे देखते हैं इस कविता को। चलिए कविता अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत इस कविता का आशय क्या है देख लेते हैं। कविता में क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कविता का नाम है जय जय भारत माता। तो पद्य के यानी कविता के नाम पर ही आपको पता चल जाता है कि जो क्या है ये जो कविता है यानी अपनी भारत की महानता, भारत माता की महानता और उसकी श्रेष्ठता के बारे में ही यहाँ पर कवि कहने के लिए जा रहे हैं। आशय यह है कि भारत माता का गुणगान करें, जैसे हमारी भारत माता का गुणगान करें। कवि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, कवि प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। कवि की आशा यही है कि हे भगवान इस भारत माता की भूमि पर जो क्या है पवित्र आंगन, पावन आंगन, पावन का अर्थ देता है पवित्र, पावन का अर्थ है पवित्र आंगन, आंगन यानी जो अपने भूमि, जो भारत भूमि, ये बहुत बड़ी भूमि है जो इसी को आंगन कहते हैं। जैसे अपने घर के सामने जो आंगन होता है उसी प्रकार इस भारत भूमि के आंगन में क्या होना चाहिए, अंधेरा हटे, यानी अंधेरा जो क्या है वो दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए और सभी को ज्ञान मिले, सभी को ज्ञान मिले, यही कवि की आशा है। पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले, सब लोग मिलजुल कर भारत माता की यश की गाथा गाएं। हे भगवान सभी इस भारत भूमि पर वास करने वाले सभी भारतीय इस भारत माता का गुणगान करे, भारत माता की जय जय करे, हाँ भारत माता की कथाएं सुनाएं। इसी प्रकार वे यश यानी भारत माता के यश की कीर्ति की जो क्या है कहानियां सुनाएं, इसी के आधार पर ये कविता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बार कविता पढ़कर सुना देता हूं कि कविता सुनने के बाद उसका विवरण देख लीजिए। जय जय भारत माता ऊंचा हिया हिमालय तेरा, जय जय भारत माता ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बह बह कर, सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। यानी कविता की जो प्रारंभ का जो पैराग्राफ है इसमें ये सब बातें बता रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं कवि, कमल खिले तेरे पानी में, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। तो अंतिम पैराग्राफ में क्या कहते हैं, जो तीसरा अंतिम पैराग्राफ, तेरी लाल दिशा में ही माँ, तेरी लाल दिशा में ही माँ, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। तो इस प्रकार कवि जो क्या है मैथिली शरण गुप्त जी जो क्या है भारत भूमि का गुणगान करते हुए, भारत माता के यश की गाथा गाते हुए जो क्या है इस कविता में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देश प्रेम का भाव जागरूक करें, मातृभूमि का भाव जागरूक करें और भारत माता के यश के गीत
गा रहे हैं। तो हमसे भी यही कह रहे हैं कि कवि क्या कहते हैं, देखिए पहले पैराग्राफ में सबसे पहले जय जयकार करते हैं। किसकी जय जयकार करते हैं? इस पुण्य भूमि की, भारत भूमि की यानी भारत माता की जय जयकार करते हैं। और कहते हैं ऊंचा दिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, यानी जो भारत भूमि में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत बहुत ही कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, यानी बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा हिमालय। और ये हिमालय, हिमालय का जो क्या है हृदय, हिया, हिया का अर्थ क्या है? हृदय। हिया का अर्थ क्या देता है? हृदय। इसका हृदय यानी हिमालय का हृदय, हिमालय का हृदय बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही अच्छा है, इतने अच्छे भाव है। ऊंचा क्या हिमालय तेरा, इसीलिए कवि कहते हैं कि ऊंचा क्या हिमालय तेरा, यानी हे हिमालय तेरा हृदय बहुत बड़ा है, तेरा हृदय बहुत बड़ा है और उसमें कितना स्नेह भरा है। सिर्फ केवल देखने में बड़ा ही नहीं और उसमें स्नेह भी भरा हुआ है। बहुत सारे वो कष्टों को सहकर हमें हमेशा सुंदर यानी अच्छी तरह रखने के लिए यानी जो अच्छी हवा देता है। ऊंचा या हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, किसमें स्नेह भरा है? यानी हिमालय के हृदय में, यानी हिमालय का हृदय बहुत ही विशाल है। अर्थात कहने का उद्देश्य यह है कि कवि का हे माँ, हे माता, हे भारत माता, तेरा हृदय जैसे हिमालय का, हिमालय रूपी हृदय जितना बड़ा है, उसी प्रकार इस भारत माता का हृदय भी बहुत बड़ा है और उसमें बहुत ही स्नेह भरा हुआ है। इस भारत माता के हृदय में स्नेह भरा है। अर्थात यहाँ पर जो क्या है कंपैरिजन करें किसकी? भारत माता और हिमालय की। हिमालय जैसे देखने में कितना बड़ा है और उसका हृदय कितना स्नेह है, उसी प्रकार हमारे इस भारत माता की जो क्या है, भारत माता का हृदय भी बहुत ही विशाल है, बहुत ही उसमें स्नेह भरा हुआ है। कैसे? वो कैसे इसमें स्नेह भरा है? आगे क्या कहते हैं कवि? दिल में अपनी आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, दिल में अपने आग दबाकर, दिल में अपने आग दबाकर का यही उद्देश्य देता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को जो क्या है किस प्रकार कई सारे कष्टों को सहकर भी वो अपने जो क्या है बच्चों की देखभाल करती है, चाहे जितने भी कष्ट क्यों ना हो उस माँ के लिए। वो माँ जो क्या है अपने बच्चों की सुख शांति के लिए जो क्या है सुख के लिए, उनका सुख जीवन के लिए बहुत सारे कष्टों को सहकर बच्चों को जिस प्रकार देखभाल करती है, उसी प्रकार जो क्या है हमारी भारत माता इस सभी भारतवासियों को जो क्या है बहुत सारे कष्टों को सहकर भी सभी को समान रूप से जो क्या है देखभाल कर रही है। रखता हमको हरा भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, हमेशा यानी सुंदर यानी अच्छा रखने का प्रयत्न करता है। आगे कहते हैं सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी टूटा आता, सौ सौ सोतों से अर्थात जो क्या है हिमालय पर्वत यानी वैसे भी तो इस भारत देश में बहुत सारे नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी आदि बहुत सारे, कृष्णा नदी, बहुत सारे ऐसी नदियां जो क्या है इस भारत देश में बहती हैं। विशेषकर जो क्या है हिमालय पर्वत के जो आसपास जो नदियां बहुत सारे जो नदियां बहती हैं, उन नदियों के द्वारा हम सभी को जो क्या है जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। उसी पानी का हम उपयोग करके आज हम सुख से जीवन बिता रहे हैं, उसी पानी को पीकर आज हम सुखी से जीवन बिता रहे हैं। सौ सौ सोतों से, सोतों अर्थात मूल यानी आधार, बेस कहते हैं। सोतों का अर्थ क्या है? मूल यानी बेस, जो जहां से हमें पानी मिलता है। वैसे तो पानी मिलने के लिए जो मूल क्या है, जैसे बारिश का पानी मिलता है, समुद्र का पानी, नदी का पानी, सरोवर का पानी, जैसे कुआं का पानी, बहुत सारे जरिए से हमें पानी प्राप्त होता है। सोतों यानी जो क्या है मूल, यानी जो हमें पानी मिलने के स्रोत। सौ सौ स्रोतों से बह बह कर, बहुत ही कई जगहों से, सौ सौ स्रोतों से यानी कई जगहों से जो क्या है ये पानी बह बह कर आता है और वही पानी का हम आज उसका उपयोग करते हैं, पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने धोने के लिए,
तरह के लिए उपयोग करती हैं। इस प्रकार के लिए इस प्रकार जो क्या है हमें पानी बहुत ही जीवन में श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार ये जो क्या है हिमालय पर्वत के आसपास के नदियों के द्वारा जो क्या है हमें पानी प्राप्त होता है। सचमुच हम बहुत ही पुण्य है हम सभी भारतवासी जो हम नदियों का पानी का उपयोग करते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे माता, हे भारत माता, तेरी जय जयकार हो, तेरा जय हो। इसीलिए कवि कहते हैं भारत माता का गुणगान करते हुए जय जय भारत माता। तो इस प्रकार कवि मैथिली शरण जी पहले दो पैराग्राफ के द्वारा हिमालय और भारत माता का जो क्या है कंपैरिजन करके और कई सारे कष्टों को सहकर जो क्या है सुख रखने का प्रयत्न करता है, इस प्रकार के बारे में बताते हैं और पानी का भी श्रेष्ठ जो क्या है बताते हैं। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ। कमल खिले तेरे पानी में, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। देखिए कवि कमल, कमल यानी लोटस, यानी जो कमल फूल पुष्प होता है, ये कमल फूल कैसा फूल है? ये राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय चिन्ह का पुष्प है, यानी लोटस। जो कमल फूल क्या है, कमल फूल कहाँ खिले हैं? कहाँ खिले? यानी पानी में, जो सरोवर और नदी कई तरह के जगहों पर जो क्या है, जो उस नदियों में जो क्या है पानी में जो क्या है फूल खिले हुए रहते हैं। इसी प्रकार हमेशा फूल खिलते रहे तेरे नदियों में, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। अर्थात जहां भी देखो, किधर भी देखो, धरती पर जो क्या है आम, आम भी जो क्या है जो राष्ट्रीय फल है, आम यानी मैंगो। आम जो क्या है राष्ट्रीय फल, जैसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो क्या है राष्ट्रध्वज, जैसे राष्ट्रगीत जो राष्ट्र का गीत कौन सा है हमारा, जो जनगण मन, वो तो उसी प्रकार राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। उसी प्रकार जो क्या है पुष्प, जो पुष्प कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो क्या है कमल। इसीलिए उस में क्या कहते हैं कवि, कमल खिले तेरे पानी में, अर्थात केवल पानी में ही नहीं, बहुत सारे खेतों में, बगीचों में, वन उपवनों में जो क्या है हमेशा फूल खिलते रहे। धरती पर है आम फले, केवल आम ही नहीं, बहुत सारे जो फल जो क्या है इस भारत भूमि पर जो क्या है उगते हैं। जो फल हमेशा कहाँ जहाँ भी देखो फल दिखाई देते हैं, हमेशा तेरे भूमि पर फल खिलते रहे। धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले। इस धानी आंचल, धानी आंचल का अर्थ ये देता है कि हरे भरे खेत, धानी आंचल, धानी आंचल यानी हरे भरे खेत, हमेशा खेत जो क्या है हरे भरे दिखाई देते हैं। आंचल यानी खेत, धानी आंचल का अर्थ यही देता है कि हरे भरे खेत, हमेशा जहां भी देखो इस भारत भूमि पर जो क्या है, जो खेत हमारे जो क्या है भारत देश के जो भूमि पर निवासी खेत जो क्या है कहीं भी देखो केवल हरे भरे दिखाई देते हैं। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले, कितने सुंदर भाव, भाव यानी जो मन की भावनाएं, बहुत सारे जो क्या है यहाँ पर जो क्या है भाव, भाव का अर्थ यही देता है कि सभी जो भारत माता समान रूप से सभी को न्याय, प्रेम, दया, करुणा की दृष्टि से देख रही है। तो इसी का उद्देश्य है कि कितने सुंदर भाव फले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता। भाई भाई सदा मिल रहे, भाई भाई अर्थात जो क्या है प्रस्तुत, यानी जो इस भारत देश में बहुत सारे जाति धर्म के लोग वास करते हैं, केवल सिर्फ एक ही धर्म के आधार पर यहाँ पर नहीं वास करते, बहुत सारे जो धर्म के लोग यहाँ पर जीवन बिताते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी जो क्या है धर्म के लोग यहाँ पर जो क्या है बहुत सारे धर्म इस पुण्य भूमि पर जो वास करते हैं, सभी लोग एक समान रूप से भाई भाई की तरह जो क्या है मिलजुल कर इस पुण्य भूमि पर जो क्या है जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए भाई भाई मिल रहे सदा ही, सदा, सदा का अर्थ लेता है हमेशा,
सदा का अर्थ देता है हमेशा। तो सभी भाई भाई मिलजुल कर इस पुण्य भूमि पर जीवन बिता रहे हैं। ऐसे जो सभी लोग धर्म जो मिलकर एक साथ भाई भाई की तरह रहे, कभी भी इनका नाता ना टूटे, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, जो क्या है यहाँ पर इस धर्म में, इस पुण्य भूमि पर सभी लोग जो क्या है, सभी धर्म के लोग एक साथ भाई भाई की तरह जीवन बिता रहे हैं, किसी का भी ये नाता ना टूटे। नाता यानी संबंध, नाता का अर्थ देता है संबंध, जैसे रिलेशनशिप कहते हैं। नाता यानी संबंध, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। इस प्रकार जो क्या है, कवि दूसरे पैराग्राफ में भी यहाँ पर के हरे भरे सुंदर खेतों को देखकर, वनों को देखकर, यहाँ पर पले हुए खेतों में जो क्या है अनाज को देखकर और फलों को देखकर, पुष्प को भी देखकर जो क्या है कह रहे हैं कि हे भगवान, हमारे भारत माता में जो हमारी भारत भूमि जो है, इसी प्रकार हमेशा हमारे खेतों में हरियाली दिखाई दे, हरे भरे दिखाई दे, और यहाँ पर जो वास करने वाले बहुत सारे धर्म के लोग इसी प्रकार मिलजुल कर रहे, कभी ना इनका नाता ना टूटे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए तीसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं, देखिए। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, जो तेरे इस भारत भूमि पर, भारत की पुण्य भूमि पर, जहाँ पर जो उत्तर यानी पूर्व से जो सूर्यास्त होता है, सूर्य निकलता है, वो हमेशा पूरे जग को रोशनी देता है, पूरे जग को जो क्या है उजाला देता है। तो इस प्रकार तेरी लाल दिशा में, यानी लाल दिशा जो अर्थात है सूर्यास्त का जो दिशा होती है, सूर्यास्त की दिशा को ही लाल दिशा कहते हैं। सूर्यास्त यानी जो सूर्य का उदय होना। तो जिस जगह पर पूर्व की ओर जो हे माँ, हे भारत माता, जो तेरे पुण्य भूमि पर जहाँ पर सूर्य जो सूर्यास्त होता है, सूर्य उगता है, वो पूरे विश्व को जो क्या है उजाला देता है, रोशनी देता है। चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, हे माँ, तेरे पुण्य भूमि पर हमेशा चांद चमकते रहे और सूर्य हमेशा पूरे जग को रोशनी देते रहे। चिरकाल, चिरकाल का अर्थ है अमर, हमेशा अमर रहे। अमर यानी चिरकाल का अर्थ है अमर, हमेशा अमर रहे। इस प्रकार जो क्या है कवि प्रार्थना करते हैं भगवान से, जो सभी को जो क्या है यहाँ पर रोशनी मिले। तेरे पावन आंगन में, तेरे पावन आंगन में, पावन, पावन का अर्थ देता है पवित्र, पावन का अर्थ है पवित्र। तेरे पवित्र आंगन में क्या मिले, अंधकार हटे और ज्ञान मिले। हे भगवान, तेरे भारत माता के पुण्य भूमि पर जो क्या है सभी के जो क्या है तुम्हें अंधकार हटे और सभी को ज्ञान मिले, सभी को प्रकाश मिले। इस प्रकार कवि जो क्या है भगवान से प्रार्थना करते हैं। मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा। हे भगवान, हम इस जो पुण्य भूमि पर हम सभी भारतवासी वास करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग सभी एक साथ मिलजुल कर तेरे यश का, तेरे कीर्ति का गीत हमेशा गाते रहें, तेरे ही यश की गाथा गाएं। जय जय भारत माता। तो इस प्रकार जो क्या है कवि तीसरे जो पैराग्राफ में एक तरफ सूर्य और चंद्र को याद करके स्मरण करके बता रहे हैं और सभी को ये कहते हैं कि अंधकार हटे, हटे यानी दूर हो, हटे का अर्थ है दूर हो, अंधकार हटे और सभी को ज्ञान मिले, अज्ञान से सभी लोग ज्ञान की ओर जाए, अंधकार से सभी लोग प्रकाश की ओर जाएं। तो इस प्रकार जो क्या है कवि भारत माता के यश का गीत गाते हुए कहते हैं। चलिए ये पैराग्राफ एक
आपको पता चली गया होगा। आपको एक बार फिर दोबारा जय जय भारत माता कविता पढ़कर सुनाता हूँ। जय जय भारत माता ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। जय जय भारत सौ सौ सोतों से बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस स्थानीय आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। आपको अगर किसी भी तरह का इस पद्य में जो प्रश्न पूछना है तो आप ग्रुप द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं। एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दूंगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाइए। इस कविता के गृह कार्य आपको दे दूंगा। गृह कार्य यह है कि प्रस्तुत इस कविता के प्रथम 8 पंक्तियां, इस कविता के प्रथम 8 पंक्तियां कंटेस्ट करना चाहिए। 8 पंक्तियां कंटेस्ट करना चाहिए, कंटेस्ट करना और दो बार लिखना चाहिए। प्रस्तुत इस कविता के प्रथम 8 पंक्तियां, प्रथम 8 पंक्तियां कौन से है? जो प्रारंभ का पैराग्राफ है, जय जय भारत माता ऊंचा हिया हिमालय तेरा, ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को 2 बार लिखना चाहिए और इस कविता को, इस प्रथम के 8 पंक्तियों को आप कंटेस्ट करना चाहिए। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर अगला पाठ प्रारंभ करेंगे।